गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक जो चल रहा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। हम कह सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है, और इसके अलावा वो जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को सुपरवाइज करने का काम भी करता है। तो हम लिख सकते हैं ओवरऑल in charge of administration in district, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल इंचार्ज होता है। पूरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही होती है। इसके अलावा ही सुपरवाइजेज द functioning of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उनकी फंक्शनिंग को या प्रॉपर वे में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनके फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करने का, सुपरवाइज करने का भी काम करता है। इसके अलावा ही सुपरवाइजेज द इलेक्शन टू दीज लोकल बॉडीज एंड मेक श्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। तो ही ऑर्गेनाइजेज और सुपरवाइजेज द इलेक्शंस। अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाले सभी इलेक्शंस सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं, कोई उनमें परेशानी तो नहीं आ रही है, वो सारी चीजों को अच्छे से सुपरवाइज करने का काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। इसके अलावा ही कैन सेंड ए रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट इफ ही फील्स दैट द पंचायती राज बॉडीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यदि पंचायती बॉडीज अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो इसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। तो he can send report to state government if पंचायती राज bodies do not function properly। यदि पंचायती राज बॉडीज अच्छे से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं तो उनकी रिपोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, हर चीज को प्रॉपरली सुपरवाइज करना, सभी बॉडीज जितनी भी बॉडीज है लोकल बॉडीज वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है नहीं कर रही है, इन सारी चीज को अच्छे से मैनेज करना। और सिंपल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, देयर इज ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कराने के लिए भी एक फ्रेमवर्क होता है, एक सिस्टम होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में देयर आर सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। दो तरह के कोर्ट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, तो ये दो तरह के कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज इज इंचार्ज ऑफ द सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज।
ये सिविल कोर्ट का इंचार्ज होता है। और इसके अलावा इसकी हेल्प करने के लिए असिस्टेंट जज भी होते हैं, असिस्टेंट जजेस, हेल्प करने के लिए असिस्टेंट जजेस भी होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं। और लिख देता हूं मैं यहाँ पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हेल्प करने के लिए असिस्टेंट जज होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं। और ये सभी मिलकर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं और डिस्ट्रिक्ट में सभी को प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। लास्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा इस चैप्टर का वो है द न्यू इनहेरिटेंस लॉ, द न्यू इनहेरिटेंस लॉ। द न्यू इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है? ये न्यू इनहेरिटेंस लॉ, देखिए पेरेंट्स से जो भी प्रॉपर्टी, जो भी वेल्थ बच्चों को ट्रांसफर होती है पेरेंट्स के बाद, उसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस, ठीक है ना। यानी कि माता पिता के बाद, पेरेंट्स के बाद जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वेल्थ है, जो उनकी बच्चों में ट्रांसफर होती है, उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस, यानी कि पैतृक माता पिता से मिली हुई। पहले क्या लॉ था? पहले लॉ ये था कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर, पेरेंट्स की वेल्थ पर पूरा जो अधिकार होता था, राइट होता था, वो केवल सन का होता था, लड़के का ही होता था। अब वो एक है, दो है, तीन है, जितने भी सन्स हैं वो प्रॉपर्टी और वो वेल्थ उनमें डिवाइड हो जाती थी। लेकिन एक नया लॉ आया 2005 में जिसको कहा था न्यू इनहेरिटेंस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अब माता पिता या पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और वेल्थ पर अब बराबर का अधिकार डॉटर्स का भी होगा। क्या है ये लॉ? कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और वेल्थ पर सन के साथ साथ बराबर का अधिकार, इक्वल राइट होगा डॉटर्स का भी। यानी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और वेल्थ है वो इक्वली डिवाइड होगी, बराबर डिवाइड होगी सन्स और डॉटर्स के बीच में। तो ये एक बहुत ही माइलस्टोन है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये डिसीजन दिया गया, ये लॉ बनाया गया, इससे सभी को इक्वली समझा गया। चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे सन है, चाहे डॉटर है, सभी का इक्वल राइट होगा अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, अपने पेरेंट्स की वेल्थ में। तो दिस लॉ इज पास्ड इन 2005 एंड इट इज नोन एज द न्यू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है, इस चैप्टर भी यही क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर की आपको वीडियो मैं अगली बार मैं सेंड करूंगा। तो उससे पहले आज जितना भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से आप समझेंगे और अच्छे से इसको नोटबुक में आप नोट करेंगे।